हेलो डियर ऑल, चंद्रभान प्रसाद ऑफिशियल पर आपका स्वागत है। और मैं चंद्रभान प्रसाद आपके सामने एक बार फिर से प्रस्तुत हूँ। आज की चिंतन का विषय है, आज की चिंता का विषय है। इसको चिंता भी कह सकते हैं, चिंतन भी कह सकते हैं कि क्या दलितों पर भी मनुवाद का प्रभाव पड़ सकता है। क्या मनुवादी विचारधारा पढ़े लिखे दलितों को भी अपने आगोश में ले सकती है। इस बात की शुरुआत हम एक उदाहरण से करना चाहेंगे। महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक जगह है येवला। येवला एक टाउन है जो एक खास किस्म की सिल्क साड़ी के लिए बहुत पहले से विख्यात है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वहाँ 1935 में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान वह फेमस भाषण दिया था कि हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ मैं, ये मेरे बस में नहीं था। I was born as a Hindu, but this was not in my limit. पर मैं एक हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा, but I will not die as a Hindu. और उन्होंने अक्टूबर 1956 में 1956 में अपना वादा पूरा किया, जब नागपुर में उन्होंने बौद्ध धर्म की राह पकड़ी। तो बाबा साहब के ही सिद्धांत के अनुसार अनटचेबल्स पहले बुद्धिस्ट हुआ करते थे, और बुद्धिस्टों को जब हिंदू जातिवादियों का शासन आया तो उन्होंने बुद्धिस्ट लोगों को चुन चुनकर अपना शिकार बनाया और अछूत घोषित किया। इसका मतलब यह है कि हम जिस समाज में पैदा हुए हैं और जिस समाज का जनसंख्या और विचारधारा दोनों का वर्चस्व रहा हो, तो उस समाज का असर दलित चाहे कितने भी क्रांतिकारी क्यों न हो, उनके ऊपर भी पड़ना स्वाभाविक है। मसलन दलित भी नए घर बनाते हैं तो उसका गृह प्रवेश करते हैं। बहुत सारी दलित महिलाएं सिंदूर पहनती हैं। दलित शादियों के बहुत सारे कार्यक्रम शेष जाति व्यवस्था के शादी के कार्यक्रमों से मिलते जुलते हैं। अगर चमार समाज को अपवाद मान लिया जाए, जिसमें एक बहुमत वाला हिस्सा कुछ अपना नया करता है, पर अपने नाम देख लें आप, चंद्रभान प्रसाद, इस नाम से न तो क्रिश्चियनिटी झलकती है, न तो इस नाम से इस्लाम झलकता है, न तो इस नाम से बुद्धिज्म झलकता है। तो जब मेन स्ट्रीम सोसाइटी में जो कुछ होता है उसका असर दलितों पर भी होना स्वाभाविक है। दलित भी कभी
कहते थे कि बिल्ली रास्ता काट गई। अगर दलित संगीतों का अध्ययन किया जाए तो दलित संगीतों में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो द्विज समाज या वर्ण व्यवस्था के संगीतों से मेल खाते हैं। इसमें विद्रोह भी हो सकता है। तो अगर मुख्य धारा का प्रभाव, मुख्य धारा की चेतना, मुख्य धारा की विचारधारा का प्रभाव दलित समाज पर पड़ सकता है, तो फिर ऐसा तो कहीं नहीं है कि मनुवादी विचारधारा भी दलितों को अपने आगोश में ले सकती है, या यूं कहें ले लिया है। दलित मनुवादी तो शायद नहीं हो सकते, लेकिन मनुवाद का प्रभाव तो पड़ सकता है। मेरे सामने दो उदाहरण हैं। 1990 के आखिर में मेरा पहला लेख टाइम्स ऑफ इंडिया में एजुकेशन पर छपा था। तब से लेकर मई 2014 तक मैं कॉलम लिखता रहा। पायनियर अखबार में 15 साल तक मैंने वीकली कॉलम इंग्लिश में लिखा है, दलित डायरी। राष्ट्रीय सहारा में कॉलम लिखा है मैंने, समस्याएं दलितों की। नवभारत टाइम्स में मैंने कॉलम लिखा है। दैनिक भास्कर में कॉलम लिखा है मैंने। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों में मैं लेख मैंने ये लिखे हैं। तो मुझे इस बात की चिंता होती रहती है कि दलितों का बिजनेस के प्रति नेचुरल अट्रैक्शन क्यों नहीं है। मेरे सामने मनुस्मृति की एक किताब है। इस किताब में स्पष्ट रूप से यह लिखा गया है कि अछूतों का धन केवल डॉग्स एंड डंकीज हो सकते हैं। अछूतों का धन केवल कुत्ते और गधे हो सकते हैं। अछूत ब्लैक मेटल की ही ज्वेलरी बना सकते हैं। बहुत सैकड़ों सालों से दलितों द्वारा सोने का उपयोग वंचित था। वर्तमान केरला के पेरिनाड जगह में दलितों ने एक गोल्ड मूवमेंट चलाया, जहां पर उन्होंने काले धागे पत्थर बंधा हुआ माला गले पर या नेकलेस कहें को तोड़ा। महिलाओं ने हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर उसको एक ढेर बनाया और उसमें आग लगा दी। और उसका ठीक से डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं हुआ है। मैं बहुत बुजुर्ग लेडीज से मिला, उनसे बातें किया, तो लोगों को जो याद था, कुछ लोगों का कहना है कि हर महिला ने चाहे बहुत ही 2 ग्राम की सोने की चेन बनाई हो, सबने सोने का चेन पहना उस कल्लू माला की जगह। कुछ का कहना है कि 3/4 महिलाओं ने सोने पहना, सोने की मालों को पहना। कुछ का कहना है 50% तो कम से कम दलित महिलाओं ने सोने का इस्तेमाल किया। तो फिर आधुनिक दलित, जहां पर इतनी संख्या में लोग पढ़े लिखे हैं, दलित समाज में पूंजी बनाने का आंदोलन क्यों नहीं हुआ। मैंने भोपाल डॉक्यूमेंट की संरचना अपने स्कॉलर कलीग डी श्याम बाबू के साथ मिलकर 2002 में जारी किया। यह तो लिखा जा चुका था 2001 में ही, जिससे दलित कैपिटलिज्म का
स्लोगन निकला। माननीय दिग्विजय सिंह साहब ने इसको कहा दलित करोड़पति। मैं दबी जुबान से दलित पूंजीवाद की बात करता था। मुझे ऐसा लगता था कि जो चीज मनु धर्म में मना है, अगर मनु के धर्म का रिजेक्शन करना है तो हमें धन दौलत बनानी चाहिए। पर दलितों में यह क्रेज बिजनेस के प्रति क्यों नहीं पैदा हुआ? दलित पूंजीवाद के सवाल पर मुझे बहुत सारे लोगों ने आलोचना का शिकार बनाया। लोग कहते थे कि जिन दलितों को बदन तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, जरूरी वस्त्र नहीं है, चंद्रभान प्रसाद कह रहे हैं आप पूंजीपति बन जाओ। यह सही है कि बहुत सारे दलित तब भी भूखों सो जाते थे। आज भी बहुत सारे दलित पूरी खुराक नहीं पाते हैं और बहुत सारे दलितों को न्यूट्रिशनल भोजन नहीं प्राप्त होता है। जिन दलितों को न्यूट्रिशनल भोजन प्राप्त होता है उनके किचन में जाकर चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये क्या खाते हैं। आप नेक्स्ट जनरेशन दलित चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो, जिनके घर थोड़ी सी भी अच्छी इनकम है, आप देख सकते हैं कि अधिकतर नई जनरेशन के दलित नौजवान, दलित बालक बालिकाएं अपने पेरेंट्स से लंबे होते हैं। फिर दलितों में धन दौलत के खिलाफ नेचुरल अट्रैक्शन क्यों नहीं है? हम तो ये नहीं कहते कि दलितों में धन जुटाने के लिए नेचुरल एनिमिटी है, पर नेचुरल अट्रैक्शन तो बिल्कुल ही नहीं है। और शायद यही वजह है कि दलित समाज में धन दौलत की डिमांड नहीं है, इसीलिए कोई एक भी दलित नेता अपने कैरियर में दलित कैपिटलिज्म की डिमांड को नहीं उठाया। जो आधुनिक जमाने के दलित हैं, जो 14 अप्रैल को सड़कों पर नाचेंगे और जय 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 भीम जैसे नारे लगाएंगे, उन्हें एक बात मैं बता देना चाहता हूँ। मेरे बचपन में जब दलित महिलाएं भूस्वामियों के खेतों पर काम करने जाती थी, गेहूं काटने जाती थी, धान काटने जाती थी, गेहूं बोने जाती थी, धान रोपने जाती थी, तो मजदूरी लेने के लिए वह झोला या बैग या कोई बर्तन लेकर नहीं जाती थी। वह अपने जमींदार के यहाँ जाती थी तो 2 सेर 2.5 सेर मजदूरी अपनी आंचल में, साड़ी का जो पल्लू होता है उसमें समेट कर लाती थी। अब आप कल्पना कर लीजिए कि जो 18 से 25 साल 30 साल की दलित महिला रही होगी और अपने आंचल में मजदूरी इकट्ठा करती रही होंगी, तो उनका जो शरीर का ऊपरी भाग है कितना खुला रह जाता रहा होगा, कितना ढका रह जाता होगा। दलितों को चूंकि मैं कहता हूँ एक ओपन प्रिजन, दलितों का जो मोहल्ला है, दलितों का समाज में जो स्थान रहा है, हिस्टोरिकली एक ओपन प्रिजन जैसा था, जहाँ पर इनको एक प्रिजनर की तरह से रहना पड़ता था। कुछ कुछ इनको भी छूट समाज में घूमने की होती थी। तो अब आज के तारीख में जो
जमींदार दलित महिलाओं को मजदूरी उनकी आंचल में देते थे, और उसमें यह भी सुनने को आया है कि कई बार बोलते थे अपना आंचल और मेरे सामने फैलाओ तो मैं एक मुट्ठी अनाज और दूंगा, तो शायद उसका कुछ और भी आशय रहा होगा। तो जब हम इतनी गरीबी से गुजरे हैं, इतने धन के अभाव से गुजरे हैं, तो फिर इस समाज में ऐसे इंटेलेक्चुअल, ऐसे लीडर्स क्यों नहीं पैदा हुए कि बिजनेस करो, बिजनेस करो, बिजनेस करो। सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती है। अभी मैं फरीदाबाद में था 3-4 दिन पहले, एक दलित बिजनेसमैन है जिनको मैं 16 साल से जानता हूँ, और उन्होंने 5 करोड़ रुपए का एक हवेली सी कोठी बनाई है, और मुझे न्योता मिला गृह प्रवेश का, तो मैं बहुत खुशी खुशी वहाँ पर अपने मित्र इनके चंदन के साथ गया था। बहुत अच्छा लगा। उनसे मैंने पूछा कि जब किचन गया उनके, तो किचन इतना बड़ा सा किचन, उनकी पत्नी खड़ी थी, मुझे नहीं मालूम कि उनकी पत्नी यही है। मैंने पूछा कि इस किचन की साइज क्या होगी, तो उन्होंने सोच के बताया करीब 120 स्क्वायर फीट में उनका किचन बना है दूसरी मंजिल पर। तो मैंने कहा कि जब आप फरीदाबाद पहली बार आए थे किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए, वो पॉलिटेक्निक किए थे, वेल एजुकेटेड व्यक्ति थे, तो कितने बड़े घर में रहते थे? तो उन्होंने कहा करीब 40 स्क्वायर फीट का घर रहा होगा, और उनके पास 3 अच्छी कारें हैं, और कोई चीज मैन्युफैक्चर करके वो इंडियन रेलवे को सप्लाई करते हैं। तो जब हमारे समाज में धन की इतनी किल्लत रही है कि बहुत सारी दलित महिलाएं पेटीकोट नहीं पहन पाती थी, उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे, फिर दलित समाज में धन पैदा करने का आंदोलन क्यों नहीं खड़ा हो पाया? यह विचार क्यों नहीं फल फूल पाया? मैंने तो बहुत पहले यह निर्णय ले लिया था कि कोई फायदा नहीं है दलितों के बारे में बोलना, लिखना, पढ़ना, क्योंकि दलितों के बारे में बात करने का मतलब ये हुआ कि दलित मिडिल क्लास में जो हिंदूवादियों ने एक दीवार खड़ी कर दी है, उनसे संघर्ष करना है। जो ही जैसे कि मैंने अपने घर में एक पार्टी किया था, और मैंने कहा था बाबा साहब और आइंस्टाइन एक साथ हो जाएं, मैंने एक बनाया, उसका लोगो बनाया, और एक शील्ड बनाई मैंने। तो बहुत सारे दलित कमेंट बॉक्स में आकर मुझे अपशब्द कह रहे थे कि दलितों को फिजिक्स पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो दलित समाज की चेतना में पर मेरी एनालिसिस के अनुसार मनुवाद का गहरा प्रभाव है, और दलित समाज में जो दलित अपने को जितना बड़ा अम्बेडकरवादी कहता है, वह मनुवाद से उतना ही ज़्यादा घिर गया है, जैसे कि उसको एक कैद, मनुवाद ने अपना कैदी बना लिया है, क्योंकि वह दलितों में बिजनेस हो तो इस बात को मात्र सुनने मात्र से भड़क जाता है। तो दलित समाज के भीतर जो ये दीवार खड़ी हुई है, मैं बहुत पहले इसको देख लिया था। ये तो दलित जो बुद्धिजीवी हैं, डॉक्टर रतन लाल साहब दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, उनके कहने से मैं थोड़ा बहुत एक्टिव हो गया। मेरी वाइफ मीरा सरोज का भी कहना है कि मुझे कुछ हो या ना हो अपनी बात रखनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जब दलित मिडिल क्लास डूब ही रहा है,
जब मेरी नज़र में हर चौथे दलित मिडिल क्लास घर में, हम कह रहे हैं दलित मिडिल क्लास, उन दलितों की बात हम कर रहे हैं, दलित मिडिल क्लास का जिनके घर में कोई अफसर रहा हो, हर चौथे घर में दलित कन्या की शादी नहीं हो पा रही है। यह 5-10 साल में हर सेकेंड दलित घर में ये समस्या आएगी, क्योंकि सरकारी नौकरी है नहीं, और बिजनेस करने से दलितों में एक बहुत बड़ा जो है अंदर से एक रिजेक्शन है, क्योंकि मनुवाद ने दलित इंटेलेक्चुअल्स, दलित लीडर्स को, दलित मिशनरीज को, दलित एक्टिविस्ट को इस तरह से घेरे में ले लिया है जैसे जाल में मछली को फंसा लिया गया हो। तो दलितों, मनुवाद का विरोध करना है तो मनुवाद के चंगुल से आपको बाहर निकलना होगा। इसमें 10-20 साल लग सकते हैं, क्योंकि मनुवाद ने इतना जकड़ लिया है दलित मिडिल क्लास के लीडरशिप को कि उससे बाहर निकलने में 1-2 जनरेशन शायद लग जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो, ये डिस्कशन, ये बहस अच्छी इंटरेस्टिंग लगती हो, आप सहमत हो या असहमत हो, तो इसको फॉरवर्ड करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को कंट्रीब्यूट भी करिए, ताकि इसको हम और चलाएं। और हम नहीं जा पा रहे हैं गाँव में वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि ये गाँव में जाने के लिए आप 3 लोगों को लेकर निकले तो काफ़ी 25 से 50 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। फिर भी आप जो हो सकता है उससे सहयोग करें और सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। जय भीम, जय भारत।